सभी को नमस्कार दोस्तों। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। और कल का हमारा जो टॉपिक था अपरदन चक्र, हमने डेविस के बारे में कुछ बातें की थी, सही है, जिसमें डेविस ने कुछ बातें अपरदन चक्र से संबंधित मान ली थी, है ना। तो अपरदन चक्र को डेविस ने 3 अवस्थाओं में बताया था कि अपरदन चक्र 3 अवस्थाओं में पूरा होता है। आज हम उन 3 अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे दोस्तों। देखो इन्होंने क्या बताया था, मैं आपको बताता हूँ। 3 अवस्थाओं का हम आज अध्ययन करेंगे इनकी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे दोस्तों, विद मैप आज हम इसका अध्ययन करेंगे, सही ना। तो मैं आपको बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। ये था निरपेक्ष उच्चावच। यह है दोस्तों निरपेक्ष उच्चावच, सही ना। इस पॉइंट को मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, और दोस्तों इसको मान लेते हैं सी, ठीक ना। इसको मान लेते हैं सी, और ये है समय, ठीक ना। ये रेखा समय को दर्शाएगी और ये निरपेक्ष उच्चावच को दर्शाएगी, है ना। अब दोस्तों इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये माना था, बताया था कि उत्थान की जो दर होती है वो 3 अवस्थाओं में होती है, ठीक है। तो पहले इन्होंने बताया था कि उत्थान अल्पकालिक होता है, उत्थान अल्पकालिक होता है। फिर इन्होंने बताया था कि उसका पहली अवस्था होती है युवावस्था होती है, फिर प्रौढ़ावस्था होती है, और फिर लास्ट में वो वृद्धावस्था होती है, सही है ना। और दोस्तों इन्होंने क्या बताया था कि ये उत्थान की, दोस्तों इस पॉइंट को हम डी मान लेंगे, सही ना। इस पॉइंट को डी मान लेंगे। तो आप लोग लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों। आप लोग इधर से देखें, ए से डी तक जो है वो उत्थान की अवधि को दर्शाता है, सही ना। इन्होंने क्या बताया था कि देखो यहाँ से उत्थान स्टार्ट होता है और ये उत्थान की अवधि होती है जो अल्पकालिक होती है ना। ये उत्थान की अवधि का समय है जो अल्पकालिक है। और इन्होंने क्या बताया, फिर जो युवावस्था होती है वहां पर क्या होता है, युवावस्था में थोड़ा सा निम्न कटाव होता है, और निम्न कटाव इसमें होता है। फिर प्रौढ़ावस्था में कुछ कटाव होता है, ठीक ना। और युवावस्था में वृद्धावस्था में क्या होता है, एक समप्राय मैदान का निर्माण हो जाता है, सही है। यहाँ पर अब इसमें लिख लेंगे, ये है दोस्तों उत्थान की अल्प अवस्था, उत्थान की अल्पकालिक अवधि, उत्थान की अल्पकालिक अवधि, ठीक ना। ये जो समय है ये उत्थान हुआ है, अल्पकालिक अवधि है, और ये है इसकी युवावस्था, सही दोस्तों। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और ये है इसकी प्रौढ़ावस्था, और ये है वृद्धावस्था, ठीक ना। ये है वृद्धावस्था। दोस्तों इन्होंने क्या बताया था कि देखो ए से डी तक, सही ना, इसकी उत्थान होता है, और डी से इसको ई मान लेते हैं, डी से ई तक युवावस्था होती है, और ई से एफ तक, ई से एफ तक दोस्तों प्रौढ़ावस्था होती है, और एफ से सी तक वृद्धावस्था होती है, सही ना। अब इन्होंने जो जो बताया है इसमें हम उसको यहाँ पे लिखते चलेंगे, मैं आपको समझाता चलूंगा, आप हाथों हाथ उसको लिखते चलेंगे अपने नोट्स में। आज समझाने का कार्य ज़्यादा रहेगा, इसमें जो कुछ भी आएगा, सही ना, उसको मैं लिखता चलूंगा। जो मेन बात होगी मैं लिखता चलूंगा, और उसको हैंड टू हैंड हम साफ भी करते चलेंगे क्योंकि बोर्ड पर जगह कम है, सही है। तो आप लोग देखें इसको, इतने बनाएं और बात करते हैं फिर इससे आगे की, सही है। दोस्तों इन्होंने क्या बताया था कि ये अल्पकालिक जो अवधि होती है ये तो हो जाती है, सही है, उत्थान बहुत कम समय में हो जाता है। इसके बाद में नदी अपना कार्य युवावस्था में शुरू करती है, जिसमें नदी गर्तन होता है, नदी गर्तन होता है, मतलब नदी गर्तन का मतलब होता है दोस्तों नदी की गहराई, है ना। नदी की जो नदी होती है वो गहराई ज्यादा कटती है, सही है ना। वो चौड़ाई लंबवत, मतलब उसका चौड़ा नहीं करती है अपनी घाटी को, जहां पर नदी बहती है उसको वो चौड़ी नहीं करती है, साइड नहीं काटती है,
वो गहराई से काटती है, तो इसमें नदी गर्तन होता है, नदी गहरी होती है, सही ना, नदी गहरी होती है इसमें। और इसमें क्या होता है दोस्तों, नदी गहरी होती है, इसमें वी आकार की घाटी का निर्माण होता है, वी आकार की घाटी का दोस्तों इसमें युवावस्था में निर्माण हो जाता है, सही है। और दोस्तों वी आकार की जो ये घाटी होती है, वी आकार की घाटी, ये गहरी होती है, गहरी तथा सक्रिय होती है, क्योंकि कटाव निम्न कटाव ज़्यादा होता है, गहराई में कटाव होता है, साइडों में कटाव नदी कम करती है। और इसमें क्या है, गार्ज का निर्माण होता है, सही है। और क्या होता है इसमें दोस्तों, गार्ज का निर्माण होता है, युवावस्था में गार्ज का निर्माण होता है, सही ना, गार्ज का निर्माण होता है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, देखो जब ये साइड में निर्माण कटाव कम करेगी, गहरा कटाव ज़्यादा करेगी, तो ढाल खड़ा हो जाएगा, है ना, इससे ढाल खड़ा हो जाता है, जिससे क्या होता है इसमें, ढाल खड़ा हो जाता है, जिससे क्या होता है दोस्तों, युवावस्था में जलप्रपात का निर्माण होता है, जलप्रपात का निर्माण होता है, सही ना। और इसमें क्या होता है, इसके ढाल खड़ा होता है, किनारों का ढाल खड़ा होता है, सही है। और दोस्तों इसके बाद में नदी पहुंचती है प्रौढ़ावस्था में, सही है ना। प्रौढ़ावस्था में पहुंचने के बाद नदी क्या करती है, सबसे पहले तो कार्य होता है कि लंबवत कटाव, जो पहले नदी नीचे को कटाव लंबवत कर रही थी ना, साइडों का पार्श्व, साइडों का मतलब होता है पार्श्व, पार्श्व कटाव युवावस्था में कम करती है ना। तो चलो लिख लेंगे यहाँ पर, पार्श्व कटाव कम होता है, तो ये यहाँ पर इसे ज़्यादा कर देती है, सही है। यहाँ पर लंबवत कटाव अधिक होता है, लंबवत गहराई अधिक होती है, मतलब वो लंबवत कटाव जो होता है नीचे को, उसको ज़्यादा करती है, साइडों से नदी कम करती है, सही है। तो लिख लेंगे यहाँ पर लंबवत अपर्दन कटाव लिख सकते हैं, या अपर्दन लिख सकते हैं, लंबवत अपर्दन यहाँ अधिक होता है, सही है। और यहाँ क्या होता है, लंबवत अपर्दन कम हो जाता है ना। प्रौढ़ावस्था में दोस्तों लंबवत अपर्दन कम हो जाता है, और इसमें क्या होता है, पार्श्व अपर्दन, यानी कि साइडों का जो अपर्दन होता है, नदी उसको ज़्यादा शुरू कर देती है करना, तो लिख लेंगे पार्श्व अपर्दन अधिक हो जाता है, पार्श्व अपर्दन अधिक हो जाता है। और क्या होता है, नदी की जो घाटी होती है वो चौड़ी हो जाती है, नदी की घाटी इसमें चौड़ी होने लगती है, सही है, नदी की घाटी चौड़ी होने लगती है। और दोस्तों इसमें नदी निक्षेपण का कार्य शुरू कर देती है, नदी निक्षेपण शुरू कर देती है, सही है। प्रौढ़ावस्था में क्या होता है, नदी जो युवावस्था में घाटी को काट करके कंकड़ पत्थर लाती है, वो यहाँ पर प्रौढ़ावस्था में उनको निक्षेप करना, इकट्ठा करना कहीं कहीं पर शुरू कर देती है। और क्या होता है इसमें, इसमें दोस्तों बाढ़ का मैदान, बाढ़ का मैदान और गोखुर झील, गोखुर झील, विसर्प, बाढ़ का मैदान, गोखुर झील, विसर्प तथा प्राकृतिक बांध, तथा प्राकृतिक बांध का निर्माण इसमें होता है, सही ना। तथा प्राकृतिक बांध का निर्माण भी, बाढ़ का मैदान का निर्माण, सही ना, और गोखुर झील का निर्माण, विसर्प, विसर्प जब नदी बखला के चलती है ना, इस प्रकार से चलती है नदी, तो उसे विसर्प कहते हैं। तो विसर्प और प्राकृतिक बांध, सही है, प्राकृतिक बांध का निर्माण प्रौढ़ावस्था में ही होता है, सही है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, यहाँ पर अपर्दन क्षमता अधिक थी नदी की, यहाँ पर अपर्दन क्षमता भी कम हो जाती है ना, लिख लेंगे इसमें अपर्दन क्षमता कम हो जाती है। दोस्तों ये अक्सर पूछा जाता है कि नदी की किस अवस्था में कौन सा कार्य होता है,
सही ना, जो मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ ये पूछा जाता है किस अवस्था में कौन सा कार्य होता है, तो इसलिए इसको आप लोग जरूर से जरूर देख लें, जरूर से जरूर लिख लें। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसकी वृद्धावस्था की। वृद्धावस्था में देखो क्या क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। इसको वृद्धावस्था को जीर्णावस्था भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, वी आकार की घाटी समाप्त हो जाती है, वी आकार की घाटी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, सही है। और इसमें क्या होता है, लंबवत अपर्दन जो यहाँ पर सबसे अधिक था, यहाँ पर कम हो जाता है प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में लंबवत अपर्दन खत्म हो जाता है, लंबवत अपर्दन समाप्त हो जाता है। वृद्धावस्था में जाकर नदी लंबवत अपर्दन, जो गहराई में अपर्दन होता है ना, लंबवत अपर्दन उसको नहीं करती है, सही है ना, वो बंद हो जाती है, बिल्कुल समाप्त हो जाता है। और दोस्तों इसमें नदी आधार तल को प्राप्त कर लेती है, नदी आधार तल प्राप्त कर लेती है, है ना। और दोस्तों क्या होता है, देखो जो युवावस्था में घाटी गहरी और सक्रिय होती है ना, वो यहाँ उथली और चौड़ी हो जाती है। यहाँ पर वृद्धावस्था में जो नदी की घाटी होती है वो उथली तथा चौड़ी हो जाती है, उथली और चौड़ी हो जाती है ना, वो उथली और चौड़ी हो जाती है। और दोस्तों इसमें बाढ़ के मैदान का निर्माण हो जाता है, इसमें बाढ़ के मैदान का निर्माण हो जाता है और डेल्टा विकसित हो जाता है, डेल्टा का निर्माण हो जाता है। और आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो है धीरे धीरे वृद्धावस्था में आधार तल को प्राप्त हो जाती है, मतलब है ना, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये आधार तल को प्राप्त हो जाती है। और क्या होता है दोस्तों, जब ये आधार तल को प्राप्त हो जाती है तो इससे क्या होता है, एक समतल मैदान या समप्राय मैदान का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे, समप्राय मैदान का निर्माण हो जाता है, समप्राय मैदान या समतल मैदान, समतल मैदान का दोस्तों इसमें निर्माण हो जाता है। समतल मैदान का जो निर्माण होता है इसे पेनीप्लेन कहते हैं, सही ना, डेविस ने इसे पेनीप्लेन कहा है। मैदान का जो निर्माण होता है इस मैदान को पेनीप्लेन कहा है डेविस महोदय ने, सही है। तो दोस्तों इस जो समतल मैदान का निर्माण होता है वृद्धावस्था में, क्या होता है, जब लंबवत अपर्दन भी नहीं होगा, बाढ़ के मैदान का निर्माण भी हो जाएगा और वहां पर घाटी जो है उथली चौड़ी भी हो जाएगी, तो उससे क्या होता है, एक समप्राय मैदान या समतल मैदान का निर्माण हो जाता है, सही है। तो इसी मैदान को डेविस ने पेनीप्लेन कहा है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, पेनीप्लेन में कहीं कहीं क्या होता है, कठोर चट्टान के कुछ टीले इस प्रकार से रह जाते हैं, सही है ना, कहीं कहीं रहते हैं। तो इन टीलों को, सही ना, तो लिख लेंगे कि पेनीप्लेन में कठोर, पेनीप्लेन में कठोर चट्टान के टीलों को मोनाड नाक कहते हैं, मोनाड नाक कहते हैं, सही है। तो दोस्तों इन्होंने क्या कहा था, जो पेनीप्लेन में कठोर चट्टान के टीले रह जाते हैं कुछ, है ना, कहीं कहीं पर, तो इन्होंने डेविस महोदय ने उसको मोनाड नाक नाम दिया था। ये अक्सर पूछा जाता है कि पेनीप्लेन किसने कहा था, मोनाड नाक क्या होते हैं, पेनीप्लेन क्या होता है, और घाटी उथली चौड़ी कौन सी अवस्था में होती है डेविस के अनुसार। यहाँ से दोस्तों इसी उससे आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर इन्होंने क्या कहा कि इसी के साथ में जो अपर्दन चक्र होता है वो समाप्त हो जाता है। डेविस महोदय ने कहा इसी के साथ अपर्दन चक्र हमारा समाप्त हो जाता है, और फिर से अपर्दन चक्र होने के लिए किसी भी भौगोलिक प्रदेश में उत्थान का होना जरूरी होता है, सही है। जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, लिखने के लिए जगह नहीं है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इन्होंने कहा कि मोनाड नाक जब रह जाते हैं, संप्राय मैदान का निर्माण हो जाता है, तो इसी के साथ में अपर्दन चक्र समाप्त हो जाता है, और फिर से अपर्दन चक्र शुरू होने के लिए किसी भी भौगोलिक प्रदेश में
उत्थान का होना जरूरी होता है, ये कहा था डेविस महोदय ने। ठीक है, तो दोस्तों ये डेविस महोदय के अनुसार था। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, मैं साइड में हो गया हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत आती है, मैसेज आते रहते हैं कि सर स्क्रीनशॉट के लिए हट जाया करें। तो आप लोगों को अच्छे से समझाया है, एक बार समझ में ना आए क्लास को दोबारा देख लें, फिर से समझ में ना आए क्लास को दोबारा देख लें। अगर फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है ना, आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और मैं आपसे निवेदन करता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में टैंक के अपवर्तन चक्र के साथ में। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।